नमस्ते मित्रों, आरव हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर आजाद सर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों को ये जो पढ़ाया जा रहा है, ये डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की हिंदी आपको पढ़ाई जा रही है। डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की हिंदी पढ़ाई जा रही है। तो हमने आपको ये डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की हिंदी में हमने आपको तमाम ऐसे टॉपिक्स पढ़ाए थे जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से एकदम निर्धारित हैं। वह पेपर चाहे जहां से भी बनाएगा तो पेपर आपके सिलेबस से ही बनाएगा। इसलिए हमने इस तरह के पेपर को तैयार करने का काम किया हुआ है कि जो आपको किसी भी तरह का पेपर अगर वो बनाए तो आपको समस्या का सामना करने के लिए आप हमेशा तैयार रहो। कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। मैंने जो भी आपको तैयार करवाया है, मैंने जो भी आपको पढ़ाने का काम किया है, मैंने जो भी आपको समझाने की कोशिश कर रखा है, वह आपके लिए पर्याप्त होगा। और आप इस पे समय दीजिए, देखिए, इसको समझिए। मैं कहता हूं आपको किसी किताब की आवश्यकता नहीं पड़े, क्योंकि पेपर आपका एनसीईआरटी से ही देगा। तो आप इससे पढ़ लेंगे, ये आपके लिए बेहतर साबित हो जाएगा। अगर तैयारी करने के लिए आप किसी किताब को पढ़ सकते हैं, लेकिन आप अगर डीएलएड पास करना है, डीएलएड के सेकेंड सेमेस्टर को पास करना है, तो निश्चित रूप से आप अपने सिलेबस पर फोकस करें, आप अपने सिलेबस को देखें। तो हमने अब तक आपको जो पढ़ाया था उसमें था सस्वर वाचन के गुण था, सस्वर वाचन के भेद था, सस्वर वाचन के उद्देश्य था। तो तमाम टॉपिक से हमने आपको परिचय कराया था। और आज आपको पुनः मैं एक और टॉपिक से रूबरू कराने का काम करूंगा, जिसको आप लोग भली भांति जानते हैं, पहचानते हैं, समझते भी हैं। लेकिन मैं ये प्रयास करूंगा कि आप जो भी जानते हैं, जिसको आप समझते हो, उसमें भी कुछ बेहतर आप जानो, आप अच्छा जानो, एक नई चीज को आप निर्माण करो, एक नए सेंस में उसका उत्तर आप दो। मैं ये भरपूर कोशिश करने का काम करूंगा। तो आइए हम आपको पढ़ाएंगे। आज आपकी टॉपिक होगी मौन वाचन। ये देखिए, आज की आपकी जो टॉपिक है, आपका आज का जो विषय है, वह विषय है मौन वाचन। सामान्य सी बात है, आपने इस तरह के शब्दांश को, इस तरह के शब्द को, इस तरह के वाक्य को आपने बहुतों बार सुना होगा, आपने कई बार सुनने का काम किया होगा। मौन वाचन, मौन वाचन। आप ये जानिए आखिरकार ये मौन वाचन होता क्या है, मौन वाचन होता क्या है। तो मौन वाचन का ये मतलब कहता है, मौन का मतलब होता है मौन धारण करना। मौन का मतलब कहता है मौन धारण करना, यानी मौन धारण करके आप मौन धारण करने का काम किए हुए हो, और मौन धारण करने के बाद भी आप क्या कर रहे हो, वाचन कर रहे हो। पढ़ने का मौन में नहीं आप पढ़ रहे हो। मौन में पढ़ने का अर्थ होता है मन में पढ़ना, ये होता है मौन वाचन। उसको देखिए कई रूप में प्रस्तुत करने का काम करता है। यदि आपसे ऐसा प्रश्न पूछ दे, या आपके पेपर में ऐसा प्रश्न आ जाए कि मौन वाचन क्या है, तो आपका उत्तर होगा, पहला ही आपका उत्तर होगा, यदि ऐसा आपका पूछने का काम करता है, कि लिखित सामग्री को मन ही मन पढ़ना, मन ही मन पढ़ना। ये देखिए कहता है, यदि आपके पेपर में कभी भी ऐसा आ जाए कि मौन वाचन किसे कहते हैं, तो मौन वाचन का सेंस होता है कि मौन धारण करके, वाचन का मतलब होता है पढ़ना। ठीक। अब ये कहता है कि जब किसी लिखित सामग्री को, या किसी लिखे हुए संदर्भ को, या किसी लिखे हुए अनुच्छेद को जब हम
मौन मन ही मन पढ़ने का काम करते हैं। किसी लिखित सामग्री को, किसी लिखित शीर्षक को, कहीं लिखे हुए अनुच्छेद को जब हम मन ही मन पढ़ने का काम करते हैं, उसको कहा जाता है मौन वाचन। वाचन तो हो रहा है, लेकिन कैसे हो रहा है? मन ही मन होने का काम करता है। दूसरी बात कहता है, इसमें मौन वाचन में कहता है मौन वाचन में होठ तक नहीं हिलते हैं, न ही आवाज आती है। ये दूसरी बात उसने कहा, यदि मौन वाचन में ये बात आपकी समझ में न आए कि मन ही मन पढ़ना, तो आप कह सकते हो इस लहजे में भी उसको आप कि मौन वाचन करते समय होठ तक भी नहीं हिलना चाहिए। यदि होठ का हिलना जारी है तो आपका मौन वाचन नहीं हो रहा है। इसलिए कहता है कि मौन वाचन करना है तो मौन वाचन में वाचक का होठ तक भी नहीं हिलने का काम करता है, पहली बात। दूसरी बात कहता है आवाज तक भी नहीं आती है, न तो होठ हिलना चाहिए और ना ही आवाज आनी चाहिए। यदि होठ आपका हिलता है, आवाज अगर निकलती है, वह मौन वाचन की श्रेणी में नहीं आएगा, वह मौन वाचन आपका नहीं हो रहा है। इसलिए कहता है कि मौन वाचन का अर्थ होता है मन ही मन पढ़ना। दूसरी बात कहता है कि मौन वाचन करते समय जो वाचक होता है, उस वाचक का होठ तक नहीं हिलना चाहिए, ना ही किसी प्रकार की आवाज होनी चाहिए। दो बात कहता है। तीसरी बात उसने कह रखने का काम किया हुआ है, बालक वाचन में कुशल हो जाता है। बालक वाचन में कुशल हो जाता है तो सस्वर वाचन छोड़ देता है, तो सस्वर वाचन छोड़ देता है। देखिए एक बात और कहता है, यदि आपका प्रश्न ऐसा बना दे कि मौन वाचन होने के बाद बालक कौन सी ऐसी चीजों को छोड़ देने का काम करता है, तो आपका उत्तर यही होगा। यानी ये कहता है कि बालक जब मौन वाचन में कुशल हो जाता है, यानी जब बालक मौन वाचन करने में कुशलता को प्राप्त कर लेता है, दक्ष हो जाता है, अच्छा हो जाता है, या वह बालक जब मौन वाचन करने में प्रवीण हो जाने का काम करता है, तो वह क्या करता है, ये सस्वर वाचन को वह छोड़ देने का काम करता है। यानी ये कहना चाहता है, अब यहां पे देखिए एक बात और आ रही है, यदि बालक मौन वाचन कर रहा है और मौन वाचन करने में जब कुशल हो जा रहा है तो सस्वर वाचन छोड़ दे रहा है, इसका मतलब साफ जाहिर है कि जो ये मौन वाचन होता है ये बड़ी कक्षाओं में होता है, सस्वर वाचन जो होता है छोटी कक्षाओं में। ये बात स्पष्ट होता है, इसने साफ कह रखने का काम किया हुआ है कि मौन वाचन जो होता है, जब बालक मौन वाचन में कुशल हो जाता है, कुशलता को प्राप्त कर लेने का काम करता है, प्रवीण हो जाता है, तो वही बालक, जो बालक सस्वर वाचन पहले कर रहा था, आज वही बालक अपने सस्वर वाचन को छोड़ देने का काम करेगा और धारण किसको कर लेगा, मौन वाचन को। तो मौन वाचन में जब बालक सफल हो जाने का काम करता है तो निश्चित रूप से सस्वर वाचन को वो क्या करता है, छोड़ देता है। अगली बात वह कहता है, मौन वाचन निपुणता, मौन वाचन निपुणता
वैचारिकता, मौनवाचन, वैचारिकता नहीं वैचारिक है, कहता है वैचारिक प्रौढ़ता, वैचारिक प्रौढ़ता तथा भाषाई दक्षता का सूचक है, तथा भाषाई दक्षता का सूचक है। एक बात और कहता है, देखिए जब आप प्रश्न को पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से उसमें नई नई चीज आपको पक्का मिलेगी, निश्चित रूप से मिलेगा। ये देखिए क्या कहना चाहता है, इसने कहा पहली बात उसने ये कह रखा था कि मौनवाचन किसे कहते हैं, जब बालक मन ही मन पढ़ने का काम करता है, मन में पढ़ने का काम करता है तो उसे मौनवाचन कहते हैं। पहली बात कहता है कि लिखित सामग्री को, लिखित सामग्री को, लिखित सेंस को, लिखित वाक्यांश को या किसी भी लिखित अनुच्छेद को जब बालक स्वयं मन में पढ़ने का काम करता है उसको हम कहते हैं मौनवाचन। दूसरी बात उसने कह रखा है कि मौनवाचन में एक खासियत है, मौनवाचन की एक विशेषता है, यदि बालक मौनवाचन करने का काम करता है तो उस बालक के होठ तक भी नहीं हिलते हैं। मौनवाचन में बालक का होठ तक भी नहीं हिलता है। दूसरी बात कहता है कि मौनवाचन करते समय किसी भी प्रकार की आवाज नहीं होनी चाहिए। यदि होठ हिल रहा है, आवाज आ रही है तो वह आपका मौनवाचन कभी सार्थक नहीं होगा, वह निरर्थक होने का काम करा, उसको मौनवाचन नहीं कह सकते हैं। हल्का भी लेस मात्र भी आवाज नहीं आनी चाहिए, ना तो आपके होठ हिलने चाहिए, ये होता है मौनवाचन। अगली बात उसने कह रखा है कि बालक जब मौन वाचन करते करते सीखते सीखते जब मौन वाचन को भली बात सीख लेता है या मौन वाचन में वह जब कुशल हो जाने का काम करता है या जब मौन वाचन में वह दक्षता को प्राप्त कर लेने का काम करता है या मौन वाचन में जब वो सफल हो जाने का काम करता है तो एक काम करता है, कुछ चीजों को छोड़ देता है। कुछ चीजों में क्या होगा कि सस्वर वाचन वह छोड़ देता है। तो सामान्य मैंने पीछे भी बताया था, कुछ चीजों को छोड़ने का मतलब है कि सस्वर वाचन को छोड़ता है। सामान्य सी बात आपका उत्तर ये बनाएगा आखिरकार कि सस्वर वाचन किन कक्षाओं में होता है, तो सस्वर वाचन हमेशा छोटी कक्षाओं में होता है। इसलिए कहता है अब वो बालक क्या हो गया है, बड़ा हो गया है, मौन वाचन में कुशल हो गया है, दक्ष हो गया है, प्रवीण हो गया है। और जब प्रवीण हो गया है तो निश्चित रूप से अब वह सस्वर वाचन को छोड़ देने का काम करेगा। और अंतिम बात क्या कहता है मौन वाचन, आपका अंतिम बात कहा कि मौन वाचन निपुणता। देखिए चीजों को ध्यान दीजिएगा, उसने कहा कि जो मौन वाचन है यह मौन वाचन किसका, निपुणता का, अर्थात निपुण होने का। और कहता है वैचारिक प्रौढ़ता, विचारों में उसके पूर्णता आ जाती है। देखो वैचारिक प्रौढ़ता का मतलब होता है विचारों में परिपक्वता, विचारों में पूर्णता, विचारों का परिपक्व हो जाना, मानसिक रूप से संतुष्ट हो जाना। उसने कहा कि मौन वाचन निपुणता का, बच्चा निपुण हो गया है। दूसरी बात कहता है वैचारिक प्रौढ़ता का, यानी उसकी विचार में निश्चित रूप से परिपक्वता आ गई है, तथा भाषाई दक्षता। और वही बालक, जो बालक प्रवीण है, वैचारिक उसके अंदर प्रौढ़ता है, वह बालक क्या करता है कि भाषा की दक्षता का वो सूचक होता है। इसका मतलब यह स्पष्ट है, सूचक का मतलब होता है संकेत करना। ये कहता है कि वह उस बालक के अंदर अब निश्चित रूप से एक बात तो आ गई है, वह बालक भाषा की दक्षता यानी भाषाई दक्षता प्राप्त कर लिया है। ये किसका है, ये क्या है, सूचक है, एक प्रकार का क्या कर रहा है, संकेत कर रहा है। किसका, तो उस बालक के अंदर भाषा की दक्षता आ गई है, वैचारिक प्रौढ़ता आ गई है, निपुणता आ गई है। और ये सारी चीजें किसका सूचक है, ये इसके भाषाई दक्षता का, वैचारिक प्रौढ़ता का और उसकी निपुणता का सूचक है। यानी जब भी बालक
यदि बालक सस्वर वाचन को छोड़ दे तो आप समझ लीजिए इसके अंदर मौन वाचन का विकास पूरी तरह से हो चुका है। यदि मौन वाचन का विकास नहीं हुआ है तब तक वह बच्चा सस्वर वाचन करने का काम करता है। जब मौन वाचन का विकास हो जाने का काम करता है तो निश्चित रूप से सस्वर वाचन को छोड़ देने का काम करता है। तो ये रहा है आपका मौन वाचन से संबंधित प्रश्न कि मौन वाचन इसे कहते हैं, मौन वाचन क्या होता है, इन चीजों को मैंने आपको बताया। चीजों को आप ध्यान से समझिएगा, समय दीजिएगा, क्योंकि आज के बाद ये समय दोबारा आने वाला नहीं है। इसलिए जितना भी आपके पास पर्याप्त समय है उतने समय का सदुपयोग आप कर लो। यदि नहीं किए तो जान लेना कि ये समय बड़ा एक विकट परिस्थिति लाके खड़ा कर देने का काम करेगा। मैं कहना चाहूंगा, कहा गया कि अबलो नसानी अबना न सही हो, राम कृपा भौमिसा सिरानी, जागे फिर न डसई हो। इसलिए कहता है कि अब तक जो मैं नाश हो गया वो तो हो ही गया, लेकिन आज के बाद मैं नाश होने अपने आप को नहीं दूंगा। तो मित्रों, मैं यही कहना चाहता हूं कि आपका समय अब तक जो बर्बाद हो गया वो तो हो ही गया, खैर अब वो वापस नहीं आ सकता है, लेकिन आज से आप दृढ़ संकल्प कर लो कि आज के बाद अपने समय को बर्बाद नहीं होने देंगे। हर एक पल, हर एक क्षण, हर एक समय अपने पठन पाठन में लगाने का काम करेंगे और उस पठन पाठन से आपका जो भविष्य होगा ये बेहतर होने का काम करेगा। मैं यही आपसे उम्मीद करने का काम करता हूं। तो आपको मैंने पढ़ाया ये मौन वाचन। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वाचन से व्यवहारगत परिवर्तन। कहता है वाचन से व्यवहारगत परिवर्तन। ये देखिए, आप कुछ मत करिए, ये भी मत करिए कि मैं रटा रहा हूं उसे रटिए मत यार, एकदम आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। एक चीज ध्यान दीजिए मित्रों, मैं कहना चाहूंगा, आप राइटिंग मेरी बहुत बढ़िया नहीं है, उस राइटिंग में मत आइएगा। मैं सारी चीजों को आपको ये वाक्यांश से बता देने का काम करता हूं। ये कहना चाहता है आप इस प्रश्न के, मैंने एक बार नहीं कई बार कहा कि आप प्रश्न की अवधारणा को समझ लो, इसके कॉन्सेप्ट को ही आप समझ लो, आपको पता चल जाएगा कि क्या पूछना चाहता है, क्या कहना चाहता है। तो सामान्य सी बात है, आप यहां समझिए, ये 2-3 बात लिख रखा है। कहता है वाचन से, वाचन करने से, जिसको हम वाचन कहते, जिसको आप वाचन समझते, कहता उस वाचन के द्वारा या उस वाचन से व्यवहारगत, क्या वाचन के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन आता है या नहीं आता है। यह प्रश्न यही कहना चाहता है कि वाचन से व्यवहारगत परिवर्तन। कहता है कि हमारे वाचन करने मात्र से क्या बालक के व्यवहार में परिवर्तन होता है या नहीं होता है। यह कहना चाहता है कि वाचन से व्यवहारगत परिवर्तन, ये कहना चाहता है कि हमारे वाचन के द्वारा हमारे व्यवहार में क्या परिवर्तन होता है। यदि हम सही वाचन कर रहे हैं तो मेरे सही वाचन करने के तदुपरांत मेरे व्यवहार में कैसा परिवर्तन आता है, उसको मैं आपको अभी दिखा रहा हूं। परिवर्तन क्या होता है। यदि ऐसा प्रश्न आ जाता है तो, यदि आपका प्रश्न आ जाए वाचन से व्यवहारगत परिवर्तन, तो सामान्य सी बात आपसे यह पूछना चाहता है कि आप जो वाचन कर रहे हो उस वाचन के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कैसे होता है, किस प्रकार परिवर्तन हो जाने का काम करता है, इसको समझिए आप। कहता है 4-5 माह का बालक, 4-5 माह का बालक, 4-5 माह का बालक बलबलाने लगता है। बलबलाने, 4-5 माह का बालक बलबलाने लगता है। देखिए कैसे परिवर्तन हो रहा है। बच्चा अभी छोटा सा नवजात शिशु है, उस नवजात शिशु के अंदर उसके व्यवहार में कैसे परिवर्तन हो रहा है।
परिवर्तन क्या हो रहा है कि जब उस बच्चे ने जन्म लिया तो उसके अंदर कोई गतिविधियां नहीं थी, केवल एक गतिविधि थी। अगर उसको भूख नहीं लगती थी तो केवल रोता था, दर्द होता था तो भी रोता था। उस बालक को किसी भी प्रकार की समस्या जब उत्पन्न होती थी, केवल एक संकेत करता था, वो क्या करता था? रोता था। अब ये कहता है उस बालक के व्यवहार में परिवर्तन कैसे हो रहा है, जरा समझिए। उसने कहा कि 4 से 5 माह का जो बालक होता है वह बलबलाना बलबलाना शुरू कर देता है, बलबलाने। तो बलबलाने का मतलब ये कहता है कि कुछ बोलने का प्रयास वह करने लगता है। उसमें क्या है कि 4 से 5 माह का जो बालक होता है ये अपनी भाषा में कुछ कहना तो चाहता है, और उसे कुछ कहने को हम लोग क्या कहते हैं कि बलबला रहा है बालक कुछ कहना चाहता है तो उसको हम लोग कहते हैं बालक बलबला रहा है। दूसरी बात कहता है 8 माह का बालक, 8 माह का बालक कहता है 8 माह का बालक बोली का, 8 माह का बालक बोली की या बोली का, बोली का अनुकरण, बोली के अनुकरण की चेष्टा करता है, चेष्टा करता है। देखिए दूसरी बात उसने, पहली बात उसने ये कहा कि 4 से 5 महीने का जो बालक होता है, जो बच्चा होता है, वह केवल बलबलाता है, केवल बलबला, कुछ कहता नहीं है, एक संकेत, एक इंडिकेट हमको करता तो है, वो बलबलाता है। दूसरी बात कहता है 8 माह का जो बालक होता है, 8 माह का जो बालक होता है, तो हम लोग जिन भी बातों को बोलते हैं, जिसको भी कहते हैं, कहता है मेरी बोली का, मेरी भाषा का, मेरी आदतों का वह बच्चा अनुकरण की चेष्टा करता, प्रयास करता है। उसने कहना ये चाहा है कि 8 महीने पहले तो उसने कहा कि 4 से 5 महीने का जो बालक होता है वह केवल बलबलाता है, लेकिन वही बालक जब 8 महीने का हो जाता है तो 8 महीने के होने के तदुपरांत वह क्या करता है कि मेरे द्वारा जो कुछ कहा जाता है, मेरे द्वारा जो कुछ किया जाता है, या मेरी बोली का, मेरी भाषा का, मेरी आदतों का वह क्या करता है? अनुकरण की, नकल करने की चेष्टा, मीन्स प्रयास। कहता है कि मेरे द्वारा बोली गई बोली का, मेरे द्वारा प्रयोग किए गए भाषा का, मेरे द्वारा किए गए आयतों का क्या करता है? अनुकरण होता है, नकल करना। ये क्या करता है? मेरे द्वारा जो भी चीजें होती है उन सारी गतिविधियों का वाला क्या करता है? नकल करता है, अनुकरण करता है। अनुकरण करने करता तो नहीं अभी है, अभी नहीं कर रहा है, अभी वो क्या कर रहा है? चेष्टा कर रहा है। यानी मेरे द्वारा प्रयोग किए गए भाषा का, मेरे द्वारा प्रयोग किए गए व्यवहार का वह क्या करता है? प्रयास करता है, उसको नकल करने का वह प्रयास करता है। दूसरी बात उसने ये कहा है व्यवहार में परिवर्तन का। देखो भाई, व्यवहार में परिवर्तन यही कहना चाहता है ना, मैं जैसा करता हूं, ये जो आने वाली पीढ़ी है, जो छोटे बालक हैं, मेरा ही तो अनुकरण करते हैं, तो उनके व्यवहार में कैसे परिवर्तन? इसके पहले केवल कुछ नहीं कह रखा था, लेकिन जब 4 से 5 माह का हुआ तो बड़बड़ाना भी शुरू कर दिया, उसके व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है। अब इसके बाद क्या क्या, जब 8 महीने का बालक हुआ, बड़ों का जो बोली भाषा, जो गतिविधियां हैं, जो आदतें हैं, उसका क्या कर रहा हुआ? अनुकरण करने का प्रयास कर रहा है वह। आगे क्या कहता है वह? तीसरी बात क्या कहता है? संपर्क में आने वाले लोगों का, संपर्क में आने वाले लोगों का, संपर्क में आने वाले लोगों का नकल करता है। नकल करता है। देखिए कहता है
कि उस बालक के संपर्क में जो भी चीजें हैं, उस बालक के संपर्क में जितने लोग हैं, रेगुलर वाले, रोज वाले, आने वाले संपर्क के लोगों का वह क्या करता है, नकल करता है। यानी उसके इर्द गिर्द जो भी लोग रहते हैं, उसके परिवेश में जो भी लोग वहां रहते हैं, कहता उन्हीं लोगों का वह बालक क्या करता है, नकल करता है, अनुकरण करता है। ठीक। और उसके जब वो नकल करना शुरू करता है तो अभी भी उसके व्यवहार में परिवर्तन। अब हेडिंग यही कह रही है कि वाचन से व्यवहारगत परिवर्तन, उसके व्यवहार में परिवर्तन होना निश्चित हो जाता है, निश्चित प्रारंभ हो जाता है। और अगली बात कहता है, माता पिता, माता पिता, भाई बहन, माता पिता भाई बहन के सामने, के माता पिता भाई बहन के सामने आनंद की अनुभूति कराता है, आनंद की अनुभूति, आनंद की अनुभूति कराता है। एक बात और उसने कह दिया, व्यवहार में परिवर्तन कैसे हो रहा है। उसके पहले उसने कहा कि 4 से 5 माह का बालक केवल बलबलाता है, 8 माह का बालक अनुकरण करता है, नकल करता है। इसके बाद क्या होता है, बालक थोड़ा सा और बढ़ता है तो उसके संपर्क में जो भी गतिविधियां हम लोग करते हैं, बड़े लोगों के द्वारा जो भी होती है, कहता है उनका वह क्या करने लगता है, नकल करने लगता है। और अब अगली बात क्या कहना चाहता है, जब नकल वह कर लेता है, अब क्या करता है, वह अपने माता पिता भाई बहन के सामने, वह बालक अपने माता पिता के सामने, अपने भाई बहन के सामने आनंद की अनुभूति कर, आनंद का मतलब होता है खुशी। कहता है वही बालक, जिस बालक के अंदर कोई परिवर्तन नहीं था, वह अबोध बालक था, जन्म लिया, केवल रोना उसके अंदर आ रहा था। जन्म लेने के कुछ समय बाद बलबलाना शुरू किया, उसके भी कुछ समय बाद वह बोली का अनुकरण करने लगा, उसके कुछ समय बाद वह लोगों के द्वारा किए गए गतिविधियों का उसने क्या किया, नकल करना शुरू किया। अब क्या कर रहा है वह, कि अब वही बालक, देखिए उसके व्यवहार में कैसे परिवर्तन हो रहा है, वही बालक अपने माता पिता भाई बहन के सामने आनंद की अनुभूति कराता है। लोगों के मन, जब बच्चा कोई बात जो तुतली आवाज में बोलता है तो बड़ा आनंद मिलता है, बड़ा अच्छा लगता है सुनने में। वह बालक माँ बाप के सामने, भाई बहन के सामने तमाम प्रकार की गतिविधियों को करने का काम करता है, लेकिन उसने सीखा कहां से बात, समस्या यही है कि उसने सीखा कहां से। तो जाहिर सी बात है उसके व्यवहार में परिवर्तन कैसे हुआ, मेरे व्यवहार के द्वारा ही तो उसके व्यवहार में परिवर्तन हुआ। इसलिए कहता है कि वाचन से व्यवहार कर परिवर्तन ये होता है निश्चित रूप से। और अगली बात में कहना चाहता है, बालक टूटे फूटे शब्दों, बालक टूटे फूटे, बालक टूटे फूटे शब्दों का प्रयोग करता है, शब्दों का प्रयोग करता है। अब देखिए, जिस बालक के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं था, अब वही बालक क्या कर रहा है कि टूटे फूटे तुतली आवाज में कुछ शब्दों का प्रयोग कर रहा है। जैसे अब वही बालक पानी को मानी कह रखा है, मामा कह रहा है, तमाम प्रकार के वाक्यांश प्रयोग कर रहा है, यानी टूटे फूटे शब्दों का प्रयोग वह करने का काम कर रहा है। और अंतिम बात कह रखा है ये, वाचन के 3 गुण होते हैं। कहता है वाचन के 3 गुण होते हैं। कहता है, एक बात और एक प्रश्न दे रखा है कि वाचन के कितने गुण होते हैं, तो वाचन के 3 गुण होते हैं। शुद्धता, शुद्धता पहला गुण है। दूसरा कहता अस्पष्टता और संकोच, अस्पष्टता एवं संकोच
रहित, संकोच रहित। ये देखिए कहता है वह, उसने एक बात और कहा, ये देखिए प्रश्न बालक तक तो सीमित था ही, ये बड़ों तक भी जा सकता है। कहता है कि वाचन के कितने गुण, एक प्रश्न अगर बना दिया कि वाचन के कितने गुण होते हैं, तो वाचन के 3 गुण होते हैं। नंबर 1, पहली बात है कि आपके वाचन में क्या होना चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए। दूसरी बात कहता है आपके वाचन में क्या होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए। और तीसरी बात वो कहता है संकोच रहित होना चाहिए। जिस भी बात को आप बोल रहे हो शंका में मत बोलो, शंका से परे होके बोलो, स्पष्ट बोलो, शुद्ध बोलो और शंका से रहित होना चाहिए। तो ये आपका रहा वाचन से व्यवहारगत परिवर्तन, यानी बालक के अंदर वाचन के द्वारा उसके व्यवहार में कौन कौन से परिवर्तन होने का काम करते हैं। ये आपने जाना कि वही बालक, जब उस बालक ने जन्म लिया उसके अंदर कोई चेतना नहीं थी, केवल रोना था। कुछ समय बाद बलबलाना शुरू किया और समय बीतने का काम किया। अब लोगों का संपर्क में जो लोग थे उनके बोली का, उनकी भाषा का, उनकी गतिविधियों का उसने क्या करना शुरू कर दिया, अनुकरण करना शुरू कर दिया। आगे कहता है इस संपर्क में जो भी लोग रहते हैं उनकी आदतों का उसने क्या शुरू कर दिया, नकल करना प्रारंभ कर दिया। कुछ समय बाद वही बालक माता पिता, भाई बहन इत्यादि के सामने आनंद की अनुभूति को कराने का काम करता है। और कहता है और समय जब बीतने का काम करता है उसके व्यवहार में और भी परिवर्तन होने का काम करता है। तो वही बालक जो नवजात शिशु था, वही नवजात शिशु छोटे छोटे टूटे हुए खंडों में शब्दों को बोलने का काम करता है। और वह शब्द कैसे होते हैं, तुतलाहट शब्द होते हैं। बालक हकला के बोलता, तुतला के बोलता है, उसको सुनने में बड़ी आनंद की अनुभूति होने का काम करता है। और अंतिम बात ये कहना चाहता है कि वाचन की एक विशेषता और है, वाचन के पास एक गुण होता है। कहता वाचन के 3 गुण होते हैं। पहली बात कहता है शुद्धता, दूसरी बात स्पष्टता और तीसरी बात कह रखा है संकोच रहित। यानी जिस भी बात को कहिए आप शुद्ध कहिए, जो भी चीजें हो स्पष्ट बताएं, और जो भी इन दोनों चीजों की बात भी कहता है आप जिन भी चीजों को बताने का प्रयास कर रहे हो आप संकोच से रहित होना चाहिए, यानी शंका से परे होना चाहिए, किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। ये रहा मित्रों आपका वाचन से व्यवहारगत परिवर्तन, यानी वाचन के द्वारा व्यवहार में कौन कौन से परिवर्तन होने का काम करते हैं। तो ये आपका रहा व्यवहारगत परिवर्तन। और आगे आपको बताया जाएगा, ये तो आपने पढ़ा कि वाचन से व्यवहारगत परिवर्तन। अब आप एक पॉइंट और समझ लीजिए, एक पॉइंट और पढ़ लीजिए, वाचन के विविध पक्ष। वाचन की विविध, वाचन के विविध पक्ष। देखिए ये कहता है कि हम लोग जो बोलते हैं और जो लोग बोलते हैं, कहता उस बोलने के भी अनेक पक्ष होते हैं, अनेक भाग होते हैं। अगर ऐसा प्रश्न आपके सामने आता है कि वाचन के विविध पक्ष, तो आपका एक सामान्य सा उत्तर होगा, निसंकोच भाव से उत्तर दीजिए। आपका उत्तर कभी गलत नहीं होगा। आप यदि इस क्लास को देखते हो, आए दिन 20 मिनट का समय देने का काम करते हो, तो मैं कह रहा हूं कि आपका 25 नंबर में 24 नंबर नहीं हो सकता है। जांचने वाला मिस्टेक हो सकता है, लेकिन आप मिस्टेक नहीं हो सकते हो। इसलिए 25 में 25 पूरा पाया जा सकता है। मैं भरपूर प्रयास कर रहा हूं और हमारी जो टीम है आपको पूरा क्लास मुहैया कराने का काम करेगी। हर एक विषय के अच्छे अध्यापक के द्वारा आपको पढ़वाने की कोशिश की जाएगी। आप लोग समय देके पढ़िएगा। कहता है अगर ऐसा प्रश्न आपके सामने आ जाए कि वाचन के विविध पक्ष कौन कौन से हैं, अगर ऐसा हो जाए तो आपका उत्तर होगा ध्वनि के लिए। कहता है ध्वनि के लिए विभिन्न वर्ण अथवा अक्षर, ध्वनि के लिए विभिन्न वर्ण
अथवा विभिन्न वर्ण अथवा अक्षर निश्चित है। निश्चित है। देखिए एक बात उसने कहा कि वाचन के विविध पक्ष हैं, बोलने के भी अनेक पक्ष हैं। यही बात कहना चाहता है, बोलने के भी अनेक पक्ष हैं। उसने कहा कि ध्वनि के लिए, आवाज के लिए, आप समझिए ध्वनि का मतलब होता है आवाज के लिए, हर एक आवाज के लिए विभिन्न, तमाम, अनेक, अलग अलग क्या है, वर्ण अक्षर है। हर एक आवाज के लिए, हर एक ध्वनि के लिए अलग अलग अक्षर बना हुआ है, अथवा उसके लिए एक निश्चित अक्षर बनाया गया है। यानी ये कहना चाहता है कि हर एक ध्वनि के लिए एक निश्चित अक्षर बनाने का काम किया गया है, निश्चित वर्ण बनाने का काम किया हर अक्षर के, ध्वनि के लिए। दूसरी बात कहता है छात्रों को शुद्ध उच्चारण कराना चाहिए। छात्रों को शुद्ध उच्चारण कराना, छात्रों को शुद्ध उच्चारण कराना चाहिए। कहता है कि छात्र जो भी पढ़ने वाले हैं उन सभी छात्रों को शुद्ध उच्चारण अध्यापक का नैतिक कर्तव्य बनता है कि उनको शुद्ध उच्चारण कराएं। परिवार में अगर है बच्चा तो वहां भी परिवार के लोग उसका ध्यान दें कि बच्चा शुद्ध उच्चारण शब्दों का करे। और अगली बात कहता है उच्चारण शिक्षण में, उच्चारण शिक्षण में अनुकरण का विशेष महत्व होता है। अनुकरण का विशेष महत्व होता है। देखिए कहता है उच्चारण शिक्षण जो होता है, यानी उच्चारण करने को जब सिखाया जाता है, उस सिखाने में जो अनुकरण होता है, जो नकल होता है, इस नकल का अहम भूमिका होती है, इसका बड़ा विशेष महत्व होता है। और अगली बात कह रखा है ये छात्र में शारीरिक विकृति हो। कहता है छात्र में शारीरिक विकृति हो तो चिकित्सक की सलाह ले। कहता है कि यदि छात्र में उसके अंदर शारीरिक कोई विकृति है, यानी विकार है, विकृति का मतलब होता है विकार। कहता अगर छात्र के अंदर किसी प्रकार की विकृति है, विकार है, तो वह क्या करे, चिकित्सक से परामर्श ले, वह चिकित्सा कराए, डॉक्टर के पास जाए, और जिस अंग में विकृति है, जो अंग बिगड़ा हुआ है, जो खराब है, उसको सही कराने का वह प्रयास करे, तो उसको चिकित्सक के यहां जाना पड़ेगा, उससे सलाह लेना पड़ेगा। और अगला कहता है शारीरिक विकृतियां होती क्या क्या है। कहता है शारीरिक विकृतियां जैसे होस्ट, दंत इत्यादि। ये कहता है देखिए शारीरिक विकृति में होता क्या है, होठ होता है, दांत होता है। यदि होठ भी कटा हुआ है तो भी वर्ण स्पष्ट नहीं हो पाएगा, दांत अगर टूटा हुआ है तो भी जो दंत वर्ण है वह स्पष्ट नहीं हो पाएंगे। तो कहता है अगर शारीरिक विकृति हो तो आप चिकित्सक का सलाह लें। इसने ये कहना चाहा है कि हर एक ध्वनि के लिए एक वर्ण, एक अक्षर सुनिश्चित करने का काम किया गया है, और वह वर्ण, वह अक्षर जहां से उत्पन्न हो रहा है, वहां के अंग में किसी प्रकार की अगर खराबी है, विकृति है, त्रुटि है, तो वह स्पष्ट नहीं होने का काम करेगा। तो ये आपका रहा वाचन के विविध पक्ष, यानी जो वाचन, जो पढ़ने के तमाम पक्ष हैं। इन पक्षों में अगर किसी प्रकार की समस्या आपको है तो निश्चित रूप से आप डॉक्टर का सलाह लें,
और उस शारीरिक अवयव को सही कराने का काम करें, ताकि आपका वाचन क्या होगा, सही होने का काम करेगा। इसलिए कहता है हर एक वर्ड के लिए, वाचन में हर एक वर्ड के लिए, हर एक अक्षर के लिए या हर एक ध्वनि के लिए एक अक्षर निर्धारित करने का काम किया गया है। तो आज के लिए इतना ही है। आज आपने पढ़ा मौन वाचन, वाचन से व्यवहारगत परिवर्तन और वाचन के विविध पक्ष। आज आपने 3 पॉइंट्स को पढ़ा। यदि इस पॉइंट को पढ़ने में कहीं भी आपको किसी प्रकार की समस्या पैदा हुई हो, कोई असुविधा हुई हो, यदि आपको जहां बात न समझ में आया हो, तो मित्रों मैं कहना चाहूंगा आप निसंकोच होकर के कमेंट बॉक्स में लिखिए, मेरे तक पहुंचेगा। मैं भरपूर प्रयास करने का काम करूंगा कि आपकी समस्या का समाधान किया जाए। और आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का काम करें और अपने मित्रों को बताने का काम करें। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारती, जय विद्यार्थी।